गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी। जल्दी से आ जाएंगे सभी, ठीक है। आने की बात, ठीक है, स्टार्ट करें। पहले आ जाओ जल्दी से, 1 मिनट। हम्म आज ना पहले ना मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट वो लिखवा देती हूँ। जो चक्रवात होते हैं ना, कि कौन सा चक्रवात किस देश में आता है या किस सागर में आता है, ये लिख लेंगे पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ना हम ज्वालामुखी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले चक्रवात के विषय में लिखवा लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ज्वालामुखी, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, पढ़ा दे। जी, मैं दीदी आज तो लास्ट क्लास होगी। अच्छा, लास्ट क्लास, हाँ आज वैसे लास्ट क्लास तो होनी ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया है धीरे धीरे करके, कुछ पता ही नहीं चला। धीरे धीरे आपको देखो, मैंने लिख लिख के सारी ज्योग्राफी पढ़ा दी है अच्छे से, जो आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगी। और मेरी बात सुनो, जितने भी स्टूडेंट आप मेरी ये क्लास देख रहे हो ना, साथ में मैंने वर्कशीट दी है, हर उसकी दी है, हर चैप्टर की। हाँ, तो वो भी आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, चलो स्टार्ट कर देना फिर अब सेशन। अब तो आ गए हो सब। हम्म चलो, तो पहले तो तुम्हें जितने भी हमारे तूफानों के बारे में है वो बहुत बढ़िया से पढ़ा देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे कोई दूसरी चीज, है ना। चक्रवात के नाम, आ जाओ, ठीक है। क्योंकि ये ना पूछ लिया जाता है आपसे, देखना आपके एग्जाम में होगा। चलो, अब तो क्लास आपकी हाँ हो ही गई है मोस्टली। चक्रवातों के नाम, ठीक। देखो कैसे, जैसे यहाँ डालो रीजन, एक तरफ डालो रीजन, एक डालो साइक्लोन टर्मिनोलॉजी। ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनो। जैसे मैं आपसे कहूँ, मेरी बात ध्यान से सुने। जैसे आपसे मैं कहूँ कि कैरिबियन सी में कौन सा चक्रवात आता है, बताएं। कैरिबियन सागर में कौन सा चक्रवात आता है? तो आप सब क्या बोलेंगे मैम? हरिकेन्स आता है। हरिकेन, है ना, ये आता है पहला। ठीक है, कैरिबियन सागर में हरिकेन आता है। दूसरा, साउथ चाइना सी में,
दक्षिणी चीन सागर में कौन सा चक्रवात आता है? दक्षिणी चीन सागर में तो आप बोलोगे मैम टाइफून्स आते हैं। ठीक है, आते हैं ना टाइफून, है ना। हाँ, इंडियन ओशन में हिंद महासागर में कौन सा चक्रवात आता है? तो आप बोलेंगे मैम ट्रॉपिकल साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। है ना, क्या आते हैं? हाँ, सब हिंदी में तो लिखा हुआ है। क्या हो गया? चक्रवात कौन सी जगह कौन सी चक्रवात आता है, यही तो पढ़ा रही हूँ। जापान में कौन सा आता है, बताओ। टेफू। लिखो पहले। मैम, मैम हिंदी भी लिख दो। अरे कौन है ये, साजन गिल जी मेरे प्यारे भाई, लिखी हुई तो है। ठीक, पहले की क्लास भी यही मिलेगी, लिख लिया आपने एक बार यस मैम बोल देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सब देखो, चक्रवात ज्वालामुखी सारे आपको मोस्टली चीजें मैंने सब करवा दी हैं। हाँ, पूरी ज्योग्राफी की कंबाइंड पीडीएफ जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। हाँ, चलो। चक्रवातों के नाम आयुष मंकर जी। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में कौन से चक्रवात आते हैं? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? विली विली। ये बोलते हैं। ठीक है, विली विली बोलते हैं। फिलीपींस में। बेगू बोलते हैं। ठीक है, यूएसए में। तो आप क्या बोलोगे मैम, टोर्नेडोज।
लिख लो। लिख लिया? हाँ। एक और लिख लेंगे, चक्रवातों के नाम, चक्रवातों के नाम, है ना? नोट करके लिखो यहाँ पर। स्केल इज यूज्ड टू, द ऑफ हरिकेन। ठीक है, साफिर सिम्पसन स्केल से हरिकेन की को मापा जाता है। ये हो गया आपका पूरा। ठीक, ये पूरा अब तुम्हें पता चल गया कौन से। हाँ हाँ, तो अब देख लो, खत्म हो गया, बस यही था। आपसे पूछेंगे कि विली विली किस देश में आता है चक्रवात, आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, है ना? आपसे बस ये पूछेंगे यूएसए में कौन, यूएसए में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है, आप बोलेंगे मैम टॉर्नेडो। टॉर्नेडो। टोर्नेडो, ठीक है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में विली विली, नाम याद कर लोगे। ठीक है, ये अब हो गया है आपका। हम्म, चलो तो ज्वालामुखी कर लेते हैं। ये पहले वायुमंडल का चैप्टर करवा देते हैं, फिर उसके बाद ज्वालामुखी करेंगे। एक मिनट। चलो, फिर उसके बाद ज्वालामुखी वाला चैप्टर कर लेना, ठीक। और टॉर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए फुजीटा स्केल स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टॉर्नेडो को किससे मापते हैं? फुजीटा स्केल से। टॉर्नेडो को किससे, टॉर्नेडो की तीव्रता किससे मापी जाती है? और चक्रवात जो हैं निम्न दाब के कारण आते हैं, ये बात याद रखना। चक्रवात कैसे आते हैं? निम्न दाब के कारण। ठीक, चलो अब डालो वायुमंडल वाला चैप्टर सभी, है ना? हाँ, बस आज आपकी ये लास्ट ही क्लास है, अब तो मतलब हो ही गया ना सब। हाँ गौरी शंकर जी, आज आपकी बस ये लास्ट क्लास है, बस खत्म। आज तो हो ही गया ना अब सब कुछ, अब क्या पढ़ाएं?
सारा कुछ हो गया है। अब आपके लिए क्या रह गई है, जो मैंने वो वर्कशीट वगैरह दूंगी वो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। बस। हाँ हाँ, बिल्कुल। बस अब तो देखो सब कुछ पढ़ा दिए, क्वेश्चन लगा लिया करना बैठ के। हाँ, वायुमंडल। एटमॉस्फेयर। देखो, पहली बात तो वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें लिखो। रुको 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 रुको। हम्म। वायुमंडल में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण गैसें, एक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। नियॉन। हीलियम। हाइड्रोजन। ठीक है। हाइड्रोजन। ठीक है, ये है। हाँ, बस एक वर्कशीट और दूंगी, वो दूंगी मैं कल, कल नहीं दूंगी, वो एक दो दिन बाद दूंगी। आप ना क्लास खोल के ना देख लेना ना। अब बस आज लास्ट ही है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्या करवाना, सब कुछ टॉपिक ओवर हो गया है। हाँ, ठीक है। और एक वर्कशीट और दूंगी, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के होंगे, तो वो आपके ना नीचे ही मिलेगी, कंबाइंड पीडीएफ के साथ अपलोड करवा दूंगी, है ना। हाँ, ऐसे करूंगी। चलो, अब आपसे कहने लगे नाइट्रोजन कितने परसेंट है। 78.8%। 29.5%। ये, ठीक। हाँ, एक वर्कशीट और दूंगी, ये लिख लो। चलो, यहाँ डालो वायुमंडल।
ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल की, लिखेंगे वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान कहते हैं। ठीक है। हाँ। एरोलॉजी, स्टडी ऑफ द अपर लेयर। और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। ये कहते हैं। स्टडी ऑफ द लोअर लेयर। ये है। ठीक। हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, कंबाइंड पीडीएफ डल जाएगी, टेंशन मत लो। अब बनाओ यहाँ पे पृथ्वी। सपोज करो ये पृथ्वी यानी कि अर्थ, और इसके ऊपर कौन कौन सी परतें हैं उनके नाम लिख लो। इसके ऊपर जो परतें हैं, एक है शोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और फिर है बहिर्मंडल। ठीक है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ये याद रखनी। पृथ्वी के ऊपर इतनी परतें पाई जाती हैं। अब हम इनका एक एक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कि सौर मंडल में क्या होता है, इसमें क्या रखा। ठीक है। हाँ जितेंद्र, ऑल क्लास की कंबाइंड पीडीएफ आपको अवश्य मिलेगी, और एक वर्कशीट भी मिलेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ठीक है। बस। आगे आते हैं, तो ये हो गया। अब डालो शोभ मंडल। अब इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसे इंग्लिश में बोलते हैं
ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है, पहली पॉइंट इसमें लिखेंगे। वायुमंडल की सबसे निचली परत है लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये याद रखनी है। ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? और सतह से, और इसमें होती है मौसमी गतिविधियां। इसमें कौन सी गतिविधियां होती है? मौसमी गतिविधियां होती हैं। कौन सी गतिविधियां होती है? मौसमी गतिविधियां होती हैं। सीजनल एक्टिविटीज जैसे बिजली का कड़कना, क्षोभ मंडल में ये सब होता है। मौसमी गतिविधियां, बिजली का कड़कना, बादल, आंधी, और वर्षा का बनना। ये सब एक्टिविटीज होती हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, स्टॉर्म एंड रेन, ये सब होती है। और याद रखना, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। को संवहन मंडल भी कहते हैं। आल्सो कॉल्ड कन्वेक्शन जोन। ये है, ठीक है, ये होता है सब। अब आता है समताप मंडल। नेक्स्ट, लिख लिया सबने? हाँ, रमाकांत कह रही है मैम आप एमटीएस की क्लास में जीके पढ़ाओगी तो वो क्लास कब से स्टार्ट होगी? वो कल शाम 7 बजे होगी यूट्यूब पर। जी 7 PM, शाम को होगी 7 PM पर कल एमटीएस की। हाँ, होगी क्लास। नहीं नहीं जितेंद्र, आप ब्लॉक नहीं हुए हो भाई। हाँ मैम, प्रश्नों की कंबाइंड पीडीएफ दे दीजिएगा। चलो मैं देती हूँ। हाँ हाँ, कंबाइंड, लेकिन ना आप ना वर्कशीट वगैरह मैं दे दिया करूँगी तो देख लिया करना खोल खोल के एक बार क्लासेस को, है ना? चलो तो आज लास्ट क्लास है आपकी, आराम से पढ़ लो। अब आता है समताप मंडल, इतना ही याद कर लो।
इसकी ऊंचाई, हाइट अबव द अर्थ। ऊंचाई है लगभग 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। ठीक है। समताप मंडल मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण, मुक्त होने पता है, ये मौसमी गतिविधियां तो सारी कहाँ हो रही है, क्षोभ मंडल में, है ना। और इसमें मौसमी गतिविधियां होती नहीं है। मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण, जो वायुयान है वो समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। हमेशा याद रखना वायुयान कहाँ उड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ाए मौसमी गतिविधियां किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में। और इनकी हाइट याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फ्री, ठीक है। ये देखो मैम, आप, मैम पीवाईक्यू भी, हाँ पीवाईक्यू तो दे रखे हैं मैंने। लिखा। जी देखो, अगर पूछे वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, लिख लिया ना। हाँ चलो। ओजोन परत कोई पूछे कहाँ स्थित है, समताप मंडल में ही स्थित है, बता देना। कोई पूछे ओजोन परत कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलोगे, ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। लोकेटेड इन द
स्ट्रेटोस्फेयर ओनली। ओजोन परत की मोटाई नापने में मोटाई नापने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाब्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। एक और लिखें, ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। absorb ultraviolet rays coming from the sun। ये भी हो गया। लिख लिया। चलो एक बार बोल दो मैम। ठीक है, चलो अब आते हैं मध्यमंडल पर। यह वायुमंडल की तीसरी परत। ठीक है, वायुमंडल की तीसरी परत।
थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इम्पोर्टेंट। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उल्कापिंड है ना, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड, वो मध्य मंडल पर आकर ही पर आकर ही मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। कि उल्कापिंड किस परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उल्कापिंड जो है ना, ये उल्कापिंड ये मध्य मंडल पर जलकर समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। उल्कापिंड को बोलते हैं मेट्रोइड्स। ये है, ठीक है। उल्कापिंड कहाँ जलकर, ठीक है, हाँ यही हो जाते हैं। अब डालो आयन मंडल। नेक्स्ट, मैं सोच रही हूँ ज्वालामुखी वाला टॉपिक भी आज ही करा दूँ। अभी एक और टॉपिक रह गया ना, हाँ वो आयन मंडल। ये वायुमंडल से कितनी, वायुमंडल से इसका विस्तार 80 से 400 किलोमीटर। यही परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। को अगर आपसे पूछे रेडियो तरंगों को परावर्तित कौन सी परत करती है, तो आप आए बताएंगे आयन मंडल। दिस लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाली लाइन। संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। संचार उपग्रह जो है, सैटेलाइट, इन दिस रीजन। बस, और एक और बचा बाह्य मंडल। ठीक है, हाँ हाँ, बस आज ही खत्म करा दूंगी बस सारा। अब तो खत्म हो गई आपका, आज ही एंड है सेशन।
यह सबसे ऊपरी परत है। यह सबसे ऊपरी परत है ना, अपर मोस्ट लेयर। यह हीलियम, आर्गन और हाइड्रोजन जैसी हल्की गैसों से बना है। खत्म। बना है। ठीक है। ये आपका वायुमंडल का चैप्टर हो गया पूरा। हाँ, इकोनॉमिक्स तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी। अब आप एक कर लो उसका। हाँ, आर्गन सही लिख दिया, तुम्हें पता चल गया कि हाँ हाँ। वर्कशीट ना आपने सारी क्लास तो कर रखी है ना, जो क्वेश्चन मैं नीचे देती हूँ ना वही उसी को ही वर्कशीट बोलते हैं, है ना। हाँ चलो, अब ये वोल्केनो वाला चैप्टर और कर लो, फिर आपकी छुट्टी कर देंगे, है ना। ये इसकी पीडीएफ है, इसे आप पीडीएफ से पढ़ लो, और फिर पीडीएफ में कंबाइंड पीडीएफ डलवा दूंगी, मेरी बात ध्यान से सुने, है ना। हाँ, देखो ये है ज्वालामुखी का टॉपिक। न्यू टॉपिक ज्वालामुखी, इसे तुम समझ लो बिहार बहुत अच्छे से। ठीक है, सक्रियता के आधार पर, है ना। तो आप बोलोगे मैम देखो, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक सुषुप्त ज्वालामुखी, और एक होता है, हाँ हाँ, मेरी बात सुनो। तो सक्रिय ज्वालामुखी की डेफिनेशन क्या है? एक्टिव वॉल्केनो की डेफिनेशन, कि वे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर क्या निकलता रहता है? मेग्मा। जिनसे समय समय पर क्या निकलता रहता है? मेग्मा। जिनसे समय समय पर मेग्मा निकलता रहता है ना। देखो, वे ज्वालामुखी जिनसे समय समय पर मेग्मा निकलता रहता है अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहे हो, वो सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। दोज वोल्केनोज फ्रॉम विच मेग्मा is coming out from time to time or are currently erupting are called active volcano। एक्टिव वोल्केनो के एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन से हैं। ये लिपारी द्वीप इटली का, स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और अगर आपसे कहें कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश का है, तो माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश का है? इटली का है ना। इक्वाडोर, और इक्वाडोर इक्वाडोर एक देश का नाम है। इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी है? कोटोपेक्सी।
इक्वाडोर में कौन सा ज्वालामुखी है बच्चों? कोटोपैक्सी, है ना। ये भी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा पूरा। अंडमान निकोबार का बेरनद्वीप, आपको पता है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरनद्वीप है। और अंटार्कटिका में कौन सा ज्वालामुखी है? अंटार्कटिका की ज्वालामुखी का नाम बताओ। मृत माउंट अरेबुस, है ना। हाँ, माउंट अरेबुस। मोना लोआ हवाई द्वीप, अब मैं कहूँ हवाई द्वीप में कौन सा ज्वालामुखी है? आप बोलोगे मोना लोआ। और फिलीपींस में मेयोन, है ना। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी? ये फिलीपींस देश के नाम लिखे हैं, ब्रैकेट पे देश के नाम लिखे हैं, और ये मेयोन है। ओके, चलो। अब आता है सुषुप्त ज्वालामुखी। वे ज्वालामुखी जो कुछ समय, देखो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है, मतलब वे ऐसे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल ये हैं कि सुषुप्त ज्वालामुखी कौन से हैं? फ्यूजियामा। फ्यूजियामा जो ज्वालामुखी है ये कहाँ पर है बच्चों? जापान में। इटली का विसुवियस। अंडमान निकोबार में कौन सा ज्वालामुखी है? नारकोंडम। ये क्या है? ये शांत है, इनमें से कोई भी वो नहीं निकलता। ओके। हाँ, एमसीक्यू तो 7 PM पे होंगे ना मेरे। ये मृत लास्ट है, मृत ज्वालामुखी। ये मृत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे अरसों से कोई उद्भेदन नहीं हुआ है, मतलब वो आज तक उनमें कोई शांत पड़े हैं, उनसे कोई भी हजारों वर्षों या लंबे वर्षों से कोई भी उद्भेदन नहीं हुआ है, तथा भविष्य में भी उद्भेदन की कोई संभावना नहीं है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अपनी कॉपी में इसको, इस टॉपिक को भी ऐड कर लेना। ओके। हाँ, तंजानिया देश का नाम है ना, किलिमंजारो। म्यांमार में कौन सा ज्वालामुखी है? पोपा। ईरान में कौन सा? देवमन। बस आपकी ज्वालामुखी। अर्जेंटीना में अकंकागुआ, और इक्वाडोर का चिम्बाराजो। ये सारे ज्वालामुखी के नाम। ओजस डेल सिलाडो, ये ज्वालामुखी कहाँ है? तो अर्जेंटीना और चिली देश में। अरेनल इराजू ज्वालामुखी कहाँ है? ये है आपके कोस्टारिका में। क्राकाटाओ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में। ये ज्वालामुखी के नाम हैं, और ये किस देश में अवस्थित है ये याद रखना है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है? इक्वाडोर में। वेरी इंपॉर्टेंट। किलायू ज्वालामुखी हवाई द्वीप में। किलिमंजारो तंजानिया में। माउंट कैमरून ये, और लेमिंगटन पापुआ न्यू गिनी में, है ना। नेशनल पार्क मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जीके जीएस का सिलेबस है, सारी चीजें आपके नवीन सर भी तो करवाएंगे ना। हाँ, चलो ठीक है। और देखो ये वाला कि ये तो इंग्लिश में, इंग्लिश वाले लिख लेंगे। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? सिसिली में। इरेबुस ज्वालामुखी कहाँ है? अंटार्कटिका में। सेंट हेलेंस यूएसए में। पिनाटुबो कहाँ है? फिलीपींस में। और रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका में। हवाई द्वीप माउंट कैलिमेटू इंडोनेशिया में। सारे ज्वालामुखी याद कर लेना। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ है बच्चों? जापान में, है ना। नेशनल पार्क वगैरह मैं नहीं करवाऊंगी, नवीन सर करवाएंगे। चिम्बाराजो इक्वाडोर में। विसुवियस इटली में, ठीक। माउंटाल फिलीपींस में। माउंट पोपा म्यांमार में। ये माउंट पोपा है। स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप समूह इटली में। देवमन ईरान में। टकाना ग्वाटेमाला मेक्सिको में। कटमई अलास्का में। खत्म बस। माउंट शस्ता, माउंट हुड, ये सारे ज्वालामुखी के नाम हैं जो येलो कलर में लिखे हैं, और ये जो लिखे हुए देशों के नाम हैं। ओके। हाँ, मेयोन फिलीपींस में। हेक्लावेलाकी आइसलैंड में। लेसन पीक यूएसए में। खेमरू इंडोनेशिया में। और मेरापी इंडोनेशिया में। कोलिमा, ये ज्वालामुखी हैं सारे, समझ में आ रही है? ये ज्वालामुखी के नाम तुम्हें मैं लिख दूं कभी, तुम्हें, है ना, सब
ज्वालामुखी के नाम है। ये क्या है? वोल्केनो। बस खत्म हो गए, यही थे। ठीक है, चलो। हाँ, ये अपनी कॉपी में घर से कर लेना क्या? ठीक है। और मैं अभी एक वर्कशीट और दूंगी, उसमें भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, और अच्छे से उसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चनों की वर्कशीट में अलग ही दूंगी, चलो कोशिश करूंगी, है ना। चलो, अब तुम्हारी इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट करवा देंगे जल्दी, क्योंकि अब तो तुम्हारा हो ही गया है सिलेबस। अब बताओ सेशन कैसा लगा? मज़ा आया? अब अच्छे से याद कर लेना, मैंने देखो मोस्टली सारा आपको कराने की कोशिश करी है। ठीक है, अब तुम्हारी कौन सी क्लास होगी? इकोनॉमिक्स की होगी अब। ठीक है। हाँ, ये अपनी पीडीएफ में ना ये वाले पॉइंट्स भी सारे ऐड कर लेना। अच्छा लगा ना सारा ज्योग्राफी मुझसे पढ़ के? हाँ, कुछ अभी मैं तुम्हें कह तो रही हूँ, कुछ वर्कशीट दूंगी, और कुछ अगर एक आध टॉपिक उसमें ऐड कर दूंगी वर्कशीट में, आप उसी से ही पढ़ लेना, है ना। हाँ। हाँ, उस वर्कशीट में ना अगर कोई टॉपिक होगा, जैसे एक बच्चा कह रहा है कि मैम महासागरी जलधारा, तो मैं उस वर्कशीट में ऐड कर दूंगी। ठीक है, तुम टेंशन मत लो। हाँ, बाकी तो आपको पता है, आप वर्कशीट से ही सारे क्वेश्चन लगा लोगे ना, इतना ही कर लोगे वही बहुत है। चलो, अच्छे से याद करना, अच्छे से मेहनत करना, सब सफल हो, सब अच्छे से अपनी अपनी जॉब लगाएं, जो आपके मन में हो वही उसी में सिलेक्ट हो जाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ, वो मैं ऐड कर दूंगी वर्कशीट वाले टॉपिक में। हम्म। चलो।